व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर। वेलकम टू स्टडी IQ। कोड देखे कितनी शानदार है। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं तेज निकल रही है। तो देखिए, जिस तरीके से कई बार सोचा जाता है कि मतलब सोच सोच कर चीज़ों को बस रह जाते हैं, ऐसे उसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब चीज़ों को सोचते रहते हैं कि आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, बस यही चलता रहता है लाइफ में। पर लेकिन वो टाइम नहीं आ पाता है जिस दिन हम सोच लेते हैं कि ठान लेते हैं कि आज हमको करना है, वो चीज़ें पोस्टपोन होती रहती है। कई बंदे ने तो ऐसा भी किया होगा, प्रीलिम्स अब की बार नहीं देता हूँ, नेक्स्ट टाइम दे के आता हूँ, अब की बार तैयारी अच्छी नहीं है। और कम से कम लगभग 2-3 चांसों से यही हो रहा होगा कि यार अब की बार अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, नेक्स्ट ईयर देखूंगा बस। तो ये नेक्स्ट ईयर कभी नहीं आता है। तो उस नेक्स्ट ईयर वाला जो फंडा है उसको साइड में रखिए। इतना भी एनालिसिस क्या करना कि पैरालिसिस हो जाए। तो जो भी स्टेप लेना है, ये मानना है कि मतलब अच्छे से सोच के लेना है, पर ये भी नहीं कि उसको बीरबल की खिचड़ी बना दिया जाए, बस उसको बढ़ाए चले जाए, बढ़ाए चले जाए। ओके, तो जल्दी से जल्दी जो भी स्टेप्स लेना है सोच समझ के जल्दी से लेके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अब काफ़ी टाइम हो चुका है, अब इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करने का पूरा 1 साल पड़ा हुआ है। तो अच्छे से टाइम को एनालाइज करके, यूटिलाइज करके फिर से अपने काम पर लग जाइए। ओके, तो आज 20 जून है, देख लेते हैं कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हम लोगों को। ये स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल है। पहले सब दूसरे एग्जामों के लिए थे, लेकिन अब UPSC के लिए भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप यहाँ पर कॉल करके उसको क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप स्टडी IQ की ये वेबसाइट है, यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आर्टिकल्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो ये आर्टिकल्स यहाँ पे डिस्कस करता हूँ मैं, द हिंदू के आर्टिकल होते हैं, दिल्ली एडिशन के। कई बंदे ढूंढते रहते हैं, वो बोल रहे हैं, उन्होंने फेसबुक पे SMS भी किए हैं मुझे कि उनको मिलते नहीं है कौन से आर्टिकल कहाँ से डिस्कस करते हैं आप। तो द हिंदू के आर्टिकल होते हैं दिल्ली एडिशन के। इसके अलावा जो मैंने बोला था दूसरे न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करूंगा, तो बहुत सारे SMS आ गए, बोल रहे हैं कि सर आपने मतलब द हिंदू को डिस्कस करते रहिए। द हिंदू न्यूज़पेपर को कंप्लीट डिस्कस करूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। अगर टाइम बचा करेगा, किसी दिन लगेगा कि द हिंदू में आर्टिकल ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो दूसरे न्यूज़पेपर के भी 1-2 आर्टिकल डाल दिया करूंगा, ये बोला था मैंने। ओके, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके लिए। ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल दोनों गोरखालैंड से रिलेटेड है कि किस तरीके से वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हम इसको एक बार देखेंगे अच्छे से, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए और यहाँ से आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन भी निकल के आएगा। ओके, ये वाला आर्टिकल आधार कार्ड से रिलेटेड है। जिस तरीके से आधार कार्ड को लिंक करने की बात चल रही थी पैन कार्ड से, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। इस वाले आर्टिकल को भी अच्छे से देखेंगे। नीचे वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल अभी पाकिस्तान जीता है इंडिया को हराकर, तो उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा नहीं है, पर लेकिन यहाँ पे सजेशन दिया गया है कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट है अब थोड़ा उसको इंप्रूव करना चाहिए उनको। मतलब आने वाले टाइम में जिस तरीके से उनकी एक तरीके से पाकिस्तान में जो क्रिकेट होता है उसको बोलते हैं कि वहाँ पे कोई भी क्रिकेट खेलने नहीं जाता है, तो सिचुएशन को थोड़ा वहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए। और इसके अलावा आप एक बात और याद रख सकते हैं, यहाँ पे वेस्ट इंडीज जो कि एक बहुत ही अच्छी कंट्री मानी जाती है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसने इसके लिए क्वालिफाई ही नहीं किया था। तो ये भी आप लोग बात याद रख सकते हैं अगर जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है। हालांकि इस तरह क्वेश्चन लगता तो नहीं है किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे, पर क्या जा रहा है, जितनी नॉलेज मिल जाए उतनी कम है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर USA की विजिट पे जाने वाले हैं। तो USA में जो डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं, उनका ढुलमुल रवैया जो है उसको देखते हुए बोला जा रहा है कि ये इनकी अनप्रेडिक्टेबल जो विजिट मानी जा रही है। मतलब पता नहीं वहाँ पे क्या साइन होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छे से आर्टिकल को डिस्कस किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है IR के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस वाले आर्टिकल को हम लोग अच्छे से देखेंगे। ये वाला आर्टिकल RK राघवन जी के द्वारा है। हम लोगों ने कल भी इससे रिलेटेड आर्टिकल देखा था। ये CBI के फॉर्मर डायरेक्टर हैं, तो मैक्सिमम जो आर्टिकल लिखते हैं पुलिस के ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का इन्होंने आर्टिकल यहाँ पे लिखा है। हम लोग वैसे काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो हल्का सा इसके बारे में मैं आप लोगों को यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग की गई है आर्टिकल की, वो मुंबई में जो अटैक हुए थे, तो वो वहाँ पे 12 अटैक हुए थे 90s में। तो उस टाइम पे जिक्र किया गया है कि जिस तरीके से जो लोकल पुलिस थी मुंबई की, उसने इतने अच्छे से चीज़ों को टैकल किया था, काफ़ी अच्छे से, जब से पहले की CBI को केस ट्रांसफर किया जाए। ओके, तो यहाँ पे बड़ाई की गई है कि काफ़ी अच्छा है। और आप लोगों को बता दो कि इंडिया में सबसे अच्छी जो पुलिस मानी जाती है वो मुंबई पुलिस मानी जाती है, और दूसरे नंबर पर फिर दिल्ली पुलिस मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि इनके पास में जिस तरीके की ये मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से मतलब जो केस होते हैं उनको टैकल करने में हेल्प मिलती है इनको। यहाँ पे बोला गया है कि ये कोरिलेशन है काफ़ी अच्छा, और पावर भी डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहाँ कहाँ से किसको केस लेना है, उसके बाद में कहाँ पे ट्रांसफर करना है, वो सब काफ़ी अच्छी क्लियरिटी है। पर लेकिन अगर देखा जाए
कहीं पे लैकुना दिखता है यहाँ पे, तो हल्का सा इन्होंने जिक्र किया, जो प्राइवेट आदमी है या फिर सिटीजन है कंट्री का, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता है। आप लोग देख लीजिए, अगर कहीं पे कोई लड़ाई भी हो रही है तो कोई ये नहीं सोचेगा कि इन लड़ाई को छुटा दिया जाए। मैक्सिमम बंदे क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि यार मतलब अपना टाइम पास करने लगते हैं, देख के कि कौन किसको मार रहा है, मतलब इंजॉय करने लगते हैं, घेर के खड़े हो जाते हैं उसको। अगर कोई आप लोग एक्सीडेंट देख लीजिए कहीं पे, तो उसमें भी यही कंडीशन आती है। बहुत ही रेयरली बंदे ऐसे होते हैं कि एक्सीडेंट हो गया किसी का, कि उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। अब तो बल्कि सुप्रीम कोर्ट की उस पर बहुत सारे उस पर रिकमेंडेशन भी आ गई है कि अगर कोई आदमी किसी को हॉस्पिटल में पहुंचाता है तो वहां पर पहुंचाने के बाद में अगर कोई सिचुएशन बनती है तो उसके रेस्पॉन्सिबल वो नहीं होगा जो उसको पहुंचा रहा है, वहां से उससे कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी। तो अब तो इस तरीके की बात है, तो आप भी जो यहाँ पे चीजें सीखते हैं लोगों को अवेयर कराइए कि अगर इस तरीके की एक्टिविटी होते हैं तो सोसाइटी में जो हम जैसे लोग हैं सॉरी, तो हमारा भी मतलब क्या हो गया, सॉरी, तो हमारा भी मतलब एक इस तरीके से ड्यूटी बनती है कि अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया जाए। तो ये बता रहे हैं कि कम से कम जो प्राइवेट सिटीजन है, कॉमन सिटीजन है, उनको भी इस तरीके की चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि अगर कोई इस तरीके की एक्टिविटी देख रहे हैं या कोई इस तरीके का लावारिस बैग आसपास मिल रहा है तो आप मतलब पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं आर्टिकल में, वही सब चीज़ें हैं पुरानी। ये नेक्स्ट वाला आर्टिकल, ये मानव की उत्पत्ति के बारे में जिक्र किया गया है, जिस तरीके से फोसिल फ्यूल पाए जाते हैं जगह जगह, मतलब कहीं से कहीं पे हड्डियां मिल गई, कहीं पे कंकाल मिल गए आदमी की बॉडी के, तो उनसे प्रिडिक्शन लगाया जाता है कि जो आदमी है वो धरती पर कब आया था। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। मोरक्को के बारे में थोड़ा जिक्र किया गया है, मोरक्को की कैपिटल वगैरह भी देखेंगे, यहाँ पे करेंसी वगैरह जो भी है। इसके बाद में ये आर्टिकल जो डिस्कस किया गया है, इस वाले आर्टिकल में क्या बताया गया है कि जिस तरीके से देख लीजिए, मतलब यूरोपियन कंट्रियों ने पूरे वर्ल्ड पे राज किया है, मतलब कॉलोनी बना के रखा है सबको, ठीक है। देखिए कई सारे बंदे बोलते हैं कि आवाज़ थोड़ी तेज़ रहती है, तो मतलब अगर यार थोड़ी स्पीड में नहीं करूँगा तो इतनी सारी चीज़ें, वो भी 45 या 50 मिनट्स में कवर भी करनी है, सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो उस तरीके से मतलब थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलिए। और स्टार्टिंग में जो नए बंदे आ रहे हैं उनको थोड़ी तेज़ लग सकती है, इसके बाद में 2-3 दिन जब आप सुनोगे ना तो फिर आपको सही लगने लगेगी। ये मैंने देखा है अक्सर, जो नए नए बंदे सुनते हैं उनको लगती है थोड़ा, फिर उसके बाद में वही होता है कि आप हैबिचुअल हो जाते हो किसी चीज़ के लिए, तो फिर आप कंटिन्यूटी में आराम से उसको सुन लेते हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए बस, ओके। तो ये देखिए, जो बहुत सारी कंट्री हैं, वेस्टर्न कंट्रियों ने पूरे वर्ल्ड पे राज किया है यहाँ पे, मतलब खासकर जो यूरोप की कंट्री बोल सकते हैं आप, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन वगैरह हो गया। तो इन्होंने क्या किया है, पुर्तगाल ने, इन्होंने क्या किया है, पूरे पे एशिया पे बोल सकते हो या फिर अफ्रीका पे इन्होंने राज किया गया है। तो जो इन्होंने इन कंट्रियों पे राज किया है, तो राज करते टाइम यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें हुई हैं। जब कंट्री आज़ाद हो गई हैं तो कुछ कंट्री तो अच्छी खासी डेवलप्ड हो गई हैं, और कुछ कंट्री ऐसी रह गई हैं जो कि ठीक से अपने आप को रिकवर नहीं कर पाई हैं। जैसे चाइना को देख लीजिए, अच्छी प्रोग्रेस कर गया, इंडिया को देख लीजिए, ठीक ठाक डायरेक्शन में चल रहा है इंडिया भी, पर कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि ढंग के लेवल पर वर्क नहीं कर पाई हैं। तो इसका सीधा सीधा इन्होंने बताया कि ये सीधा सीधा मतलब जो इम्पैक्ट पड़ा है वो पड़ा है इंस्टीट्यूशंस का। मतलब कुछ कंट्री ऐसी है जहाँ पे ये ढंग से इंस्टीट्यूशन बनाए इन्होंने, जहाँ पे इनको दिखता था अच्छी प्रोग्रेस करनी चाहिए, अच्छी तरीके से स्टेबलाइज करना है। जैसे इंडिया जो था, अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया पावर हब माना जाता था। तो इंडिया में इन्होंने पार्लियामेंट बनाए, सारे वायसराय थे, सारे मतलब आसपास के एरिया को भी टैकल करने के लिए इंडिया को इन्होंने एक तरीके से सेंटर बना रखा था, ठीक है। जिस तरीके से इंडियन ओशन के बिल्कुल मिडिल में पड़ता है इंडिया, तो इसको बिल्कुल इन्होंने सेंटर बना रखा था। तो उस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहे थे, ओके। तो ये यहाँ पर इसीलिए इन्होंने बोला है कि कुछ कंट्री तो ऐसी हैं कि इंडिपेंडेंट होने के बाद में बिल्कुल अच्छे लेवल पे वर्क करने लगी, मतलब ठीक ठाक लेवल में डायरेक्शन में चलने लगी, पर कुछ कंट्री ऐसी हैं कि ठीक ठाक लेवल में सही डायरेक्शन में नहीं चल पाई, ओके। तो ये रीजन ये इंस्टीट्यूशन का बताया, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन अच्छे से डेवलप हो गए वहाँ पे ठीक ठाक काम हो गया, और जहाँ पे इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं हुए वहाँ पे ठीक ठाक काम नहीं हुआ। तो इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल रहा है इन सब चीज़ों को टैकल, इन सब चीज़ों में, मतलब जो कंट्री आगे बढ़ रही है और जो आगे नहीं बढ़ रही है। तो ये बातें थोड़ी जिक्र की गई है। आज आप लोगों को थोड़ी वॉइस ठीक आएगी अब से, क्योंकि मैंने माइक अपना चेंज कर दिया है। तो जो प्रॉब्लम हो रही थी, कई सारे बंदे माइक से रिलेटेड भी कई इशू थे, तो वो भी अब आप लोगों को फेस नहीं करना पड़ेगा, ओके। चलिए अब आर्टिकल देखते हैं आगे। ये नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये गोरखालैंड से रिलेटेड आर्टिकल है। यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंस का एक क्वेश्चन भी है, मेंस का बोल सकते हैं, एसए बोल सकते हैं। जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको एसए के रूप में ले सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि मिनिमम 200 वर्ड लिखिएगा, मतलब 200 वर्ड तो लिखने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्टिंग में जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं वो कोशिश कीजिए कि 50 से 60 वर्ड लिखिए। इसके बाद में फिर उनको थोड़ा 10-10 वर्ड डेली बढ़ाना स्टार्ट कीजिए, तो लगभग 1 और 2 वीक और 15 डेज में आप अप टू द मार्क आ जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है, स्टार्ट कर दीजिए बस अपनी चीज़ों को, फिर उसके बाद में चीज़ें सही होना स्टार्ट हो जाती हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी गोरखालैंड के बारे में। ये वाला एरिया अगर देखा जाए, ये हो गया यहाँ पे वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ पे, जो ये आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, दार्जिलिंग वाला एरिया आता है यहाँ पे। तो इस वाले एरिया में अलग स्टेट बनाने की मांग चल रही है। यहाँ पे आप लोगों को ढंग से दिखेगा ये वाला स्टेट सारा जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस वाले स्टेट को, इन वाले एरिया को मतलब अलग स्टेट बनाने की बात चल रही है। तो हम लोगों ने देखा था कि कुछ तो पुराने इशू हैं और कुछ नए इशू हैं, जिसकी वजह से ये इमीडिएट इशू है, कुछ इसकी वजह से ये एकदम आग भड़क गई है।
और ये ऐसी बात नहीं है कि यहीं पर ही चल रही है, मैंने आप लोगों को और भी जगह बताया था। जिस तरीके से आप लोग यूपी में देख सकते हैं, यूपी में यहाँ पे आप लोग ढंग से देखिए, ये ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने यूपी का बताया था, अवध बनाने की बात चल रही है, पश्चिमांचल बनाने की बात चल रही है, हरित प्रदेश, बुंदेलखंड, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, पूर्वांचल। इसके अलावा हम लोगों ने देखी थी कि महाराष्ट्र में विदर्भा की बात चल रही है, गोरखालैंड तो चल रही है, कार्बी आंगलोंग और बोडोलैंड की बात चल रही है आसाम में। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। जब से तेलंगाना बना है तब से डोमिनो इफेक्ट आ गया है, मतलब जो स्टेट नहीं बने हैं वो स्टेट भी डोमिनो इफेक्ट मैंने आप लोगों को बताया था इस तरीके से, मतलब अगर बहुत सारी छड़ें खड़ी हैं, एक को धक्का दो तो सारी गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। उसी तरीके से उसी तरीके से इसको काउंट भी कर सकते हैं। जिस तरीके से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, जिस तरीके से यूएस से बाहर निकल गया है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं यूएसए के साथ में इंडिया भी निकलना स्टार्ट कर दे, चाइना भी निकलना स्टार्ट कर दे, परसों को कोई सी यूके वगैरह भी स्टार्ट कर दे निकलना, तो इसको बोलेंगे डोमिनो इफेक्ट, मतलब एक ही निकलना स्टार्ट हुआ तो सारे निकलना उसके साथ साथ में स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो अब ये डोमिनो इफेक्ट के कारण इसको बोला जा सकता है कि जैसे तेलंगाना बना है अभी कुछ साल पहले, तो अभी जो बात चल रही है कि अब कहीं ना कहीं गोरखालैंड और ये अलग अलग जो स्टेट हैं ये भी अपनी बांग उठा सकते हैं, ठीक है। एक तो ये बात है, इसके साथ में इस वाले इशू से रिलेटेड आप लोगों को ये भी याद रखना है, चिकन नेक भी इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाली देखिए मुर्गी की गर्दन की तरीके से इसलिए इसको देखा जाता है क्योंकि ये वाला एरिया ओनली यही एक छोटा सा एरिया जिसके तहत हम इंडिया से, मतलब अपना जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है हमारा, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है कि अभी देखिए बांग्लादेश के साथ में कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए हमारे, तो उसमें क्या किया गया, हमने जो पुराने जो एरिया थे जो कनेक्ट करते थे हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को, जब तक हमारा पार्टीशन नहीं हुआ था, जब तक हमारा पाकिस्तान भी हमारा पार्ट था और बांग्लादेश भी हमारा पार्ट था, तब तक क्या था कि बहुत सारे रूट से, बहुत सारे मतलब जल के रूट आप लोग बोल सकते हैं, लैंड रूट भी बोल सकते हैं, रेलवे ट्रैक भी बोल सकते हैं, जो कि सारे एरिया को काफ़ी अच्छे से कनेक्ट करते थे, ठीक है। तो वो वाले रूट भी हमने फिर से रिनोवेट करने की बात की गई है। तो वो सारी कई बातें हैं, तो ये तो अलग इशू हो गया, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज है, पर लेकिन जो इशू चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है अभी। ओके, तो आर्टिकल में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो गोरखालैंड दार्जिलिंग हिल आप लोगों ने देखा होगा, दार्जिलिंग की चाय भी काफ़ी फेमस है, तो वो भी चीज़ आप लोगों ने देखा होगा। तो फ्लेयर अप होता है भड़कना, तो ये कोज इसका भड़कने का रीज़न क्या था? तो देखिए अभी कुछ दिनों पहले क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने ये किया था कि बंगाली लैंग्वेज को क्लास 10 तक का कंपलसरी कर दिया। तो कंपलसरी तो इन्होंने कर दिया, मैंडेटरी तो इन्होंने कर दिया, पर लेकिन जो ये वाला एरिया गोरखालैंड वाला, ये बंगाली इनके लिए ऐसी है जिस तरीके से, मतलब अगर हम हिंदी इंपोज करते हैं, साउथ जो हमारे साउदर्न वाले स्टेट हैं वो मतलब वो अपने एक अपोज करना स्टार्ट कर देते, तो इसी तरीके से कंडीशन यहाँ पे मानी जा रही है। पर लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब यहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी होने लगी तो उन्होंने उसको मैंडेटरी वाली जो कंडीशन थी वो विड्रॉ कर दी कि जिसको करना है वो करो, जिसको नहीं करना है वो नहीं करो, क्योंकि सिचुएशन जो थी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ये बोला गया था इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, गोरखालैंड वाले इशू को, तो सेमी ऑटोनोमस एरिया बना दो इसको, कि यहाँ पे क्या किया, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटर, जीटीए इसको बोला गया है 2011 में। तो इसको क्या बताया गया था कि इसको एक पावर दी जाएगी जिससे कि अपने वाले एरिया का खुद देखभाल की जाएगी। पर लेकिन हुआ क्या, इस तरीके से चीज़ें नहीं हुई, मतलब जिस तरीके से इंप्लीमेंट करने की बात चल रही थी, तो मतलब प्रयास किए जा रहे थे वो उतने लेवल पे नहीं किए गए जितने लेवल पे विश्वास किया जा रहा था कि ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। तो पर लेकिन दूसरी डायरेक्शन में अगर देखा जाए, जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है जो कि इसकी लीडर है, इसको लेके चल रही है इसको मूवमेंट को आगे, तो उन्होंने क्या दिखा, जीटीए बनाने का उन्हें एक स्टेप दिखा कि ये तो इस तरीके का हो गया कि नया स्टेट बनने की फर्स्ट स्टेप मान लिया उन्होंने इसको, ठीक है। जबकि इन्होंने दिया था कि मतलब थोड़ा अपने बारे में सोचे, ये नहीं होता है जिस तरीके से बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप क्या देते हैं उसे थोड़ी ऑटोनॉमी दे देते हैं, जिस तरीके से 12th के बाद में जैसे ही कॉलेज वगैरह में जाता है तो ऑटोनॉमी दे देते हैं उसको थोड़ा, कि बच्चा बड़ा हो गया है, ठीक है, कि अपने बारे में खुद सोचेगा, खुद थोड़ा चीज़ों को समझेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि उसको सेपरेट कर देते हैं बच्चे को कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, मतलब जा बेटा आज से तू हमारे पास में नहीं आएगा, तू सारी चीज़ें अपना खुद के डिसीजन सारे लेगा, तो ऐसा नहीं होता। ऑटोनॉमी देना और बिल्कुल इंडिपेंडेंट करना दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। ओके, तो ये यहाँ पे दी गई थोड़ी ऑटोनॉमी, पर लेकिन उन्होंने क्या माना, ये एक स्टेप हो गया कि ये हमारा नया स्टेट बनेगा, ठीक है। इसके अलावा तो मतलब इस तरीके की जब कंडीशन बनने लगी तो ये सब चीज़ें देखने में आई, तो फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे, ठीक है। तो इसके अलावा चीजें क्या आई, जितना भी इनको पैसा दिया जाता था जीटीए को, लगभग 1500 करोड़ रुपए दिए गए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लास्ट 5 ईयर में। तो जैसे ही ये दिखा कि इनका अकाउंटेबिलिटी करने की बात आई, इनका स्पेशल ऑडिट कराने की बात की, जो तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस के बारे में टीएमसी जो है, इसके बारे में आप लोगों को ये भी याद रखना है, ये अब जस्ट 7th नेशनल पार्टी बन गई है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा 7 नेशनल पार्टी बन गई है, अब तक 6 नेशनल पार्टी थी। और जो ये इस तरीके के जो चीज़ें की जाती हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा इस तरीके का स्टेटस दिया जाता है, ठीक है। तो 7th नेशनल पार्टी बन गई है, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो ये इन्होंने क्या किया, स्पेशल ऑडिट कराने की बात करी, तो ये इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए अगर कहीं पे भी देखा जाए तो कोई भी सही नहीं है,
ये भी अपना काम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि इनको पैसे मिल रहे हैं। कई सारे एरिया ऐसे होते हैं जहां पर स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता है, तो स्पेशल स्टेटस की मांग किस लिए करते हैं, वहां पे एरिया का डेवलपमेंट के लिए नहीं काम होता है, वहां पे जो नेता होते हैं उनकी जेब भरी जाती है, तो वो होता है स्पेशल स्टेटस। तो स्पेशल स्टेटस स्टेट को मिलता है, पर लेकिन असली में जो स्पेशल हो जाते हैं वो नेता हो जाते हैं वहां पे। तो काइंड ऑफ चीजें भी यहाँ पे निकल के आई जब इनका वो करने की बात आई ऑडिट, तो ये एक तरीके से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। पर लेकिन अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो जो सिक्किम ने गिफ्ट किया था दार्जिलिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो कुछ इशू पुराने भी चले आ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ये हम पहले से ही अलग हैं, ठीक है ना। 1835 से देखा जाए अगर, तो ये बोलते हैं कि हम पहले से ही अलग हैं, हम पहले से ही मतलब यहाँ पे पार्ट थे ही नहीं इसका वेस्ट बंगाल का, तो हमको क्यों यहाँ पे पार्ट बना के रखा है, ठीक है। तो ये भी कुछ बातें इस तरीके की निकल के आती हैं बार बार। इसके अलावा 907 में दार्जिलिंग को देखा जाए तो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की भी डिमांड की गई थी। तो ये आज का इशू नहीं है, पुराने टाइम से इशू इस तरीके का चला आ रहा है। और देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्राइपार्टाई इशू था, मतलब तीन मिलके मतलब चीज़ों को सोल्व करने की बात कर रही थी। एक साइड में सेंटर हो गया, दूसरी साइड में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा हो गया, और तीसरी साइड में टीएमसी हो गया जो कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है। ओके, तो तीनों को मिला के वर्क करने की बात चल रही थी, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा डिफर कर दिया इशू को, क्योंकि जो टीएमसी है उन्होंने बोला कि अभी इसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में आप लोग इंटरफेयर कीजिएगा। तो ये वाला इशू भी देख के निकल के देखने को आया था। तो जो गोरखा वाला इशू है उसको ढंग से सोल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है उसको हफा थफड़ी में ऐसे ही मतलब साइड में किया जाए, क्योंकि इस तरीके के इशू जो होते हैं फिर काफ़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा फोकस करके चलना पड़ेगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। ओके, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि हम कई दिनों से इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोगों के माइंड में अच्छी खासी क्लैरिटी हो गई होगी। ये आर्टिकल एस पार्थसारथी जी के द्वारा लिखा गया है, ये एक एडवोकेट है, तो इनके द्वारा जो आर्टिकल लिखा गया है, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि ये आर्टिकल हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाएगा और थोड़ा रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। इसीलिए न्यूज़पेपर अच्छा होता है, बार बार आर्टिकल रिपीटेडली आते रहते हैं, तो आप लोगों का रिवीजन भी होता रहता है। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट डिसीजन आया, तो रिसेंट डिसीजन आया उसमें क्या है, तो ये केस था, पहले तो इसका नाम याद रखना है आपको, तो विश्वम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये बिनोय, तो इसका नाम आप लोगों को याद रखना है। तो ये केस का होता है, जिस जोन वहां पे जाते हैं तो वो मतलब केस का नाम दे दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है, तो किसके अपोजिट में जाते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे क्या बात है, देखिए अब तक क्या था, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आधार कार्ड के पीछे पड़ा हुआ है, आधार कार्ड को मैंडेटरी करने की बात चल रहा है। हम लोगों ने देखा मिड डे मील में भी मैंडेटरी करने की बात चल रही थी, बैंक अकाउंट खोलने में या फिर इनकम टैक्स देने में, तो इन सब चीज़ों में मैंडेटरी करने की बात चल रही थी। बार बार जो थी, जो कॉमन जनता कोई ना कोई पीआईएल डाल देता था वहाँ पे इसके खिलाफ। तो अभी जो डिस्प्यूट आ गया था वो आ गया था सेक्शन 139AA, तो ये सेक्शन के तहत जो इनकम टैक्स का है 1961, तो इसके सेक्शन के तहत ये देखा जा रहा था कि जो ये आधार कार्ड से इसको मैंडेटरी करने जा रहे थे, तो यहाँ पे कई सारे इशू निकल के आ रहे थे, खासकर फंडामेंटल राइट का इशू निकल के आ रहे थे कई सारे, ठीक है। फंडामेंटल राइट में कई सारे इशू थे यहाँ पे, जैसे राइट टू इक्वलिटी की बात की जा रही थी, और राइट टू मतलब फ्रीडम ऑफ अपनी किस तरीके से टैक्स पे करना चाहिए, आदमी के पास में होना चाहिए। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा था कि यहाँ पे जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं आधार कार्ड से कनेक्टेड, वो भी सामने आ रही थी, तो वो भी कई सारे इशू निकल के आ रहे थे। तो जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया होता, तो इस केस को ऐसा माना जा रहा है, मतलब जो राइटर है लिखने वाले वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्यों, इसको बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया एक तरीके से केस को। कैसे, तो ये इसके लिए यहाँ पे ये केस स्टडी बता रहे हैं, ड्वार्किन्स हार्ड केस, मतलब रोनाल्ड एम ड्वार्किन, ये फिलोसफर हैं या जूरिस्ट बोल सकते हैं या फिर स्कॉलर बोल सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। मतलब कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वहां पे कोई उसका सेटलमेंट ना होना, एक तरीके से उसको मिडिल में इस तरीके से करके छोड़ देना कि ना इधर का हो ना उधर का हो, तो उस तरीके के केस को उस तरीके का ये हार्ड केस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसी तरीके का कुछ हुआ क्या था यहाँ पे, देखिए कई सारी केस स्टडी दे रखी है, पर मैं आपको लोगों को यहाँ पे जिस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक यूएसए की भी केस स्टडी दे रखी थी, तो मैं आप लोगों को इंडिया पे फोकस करा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है एक्चुअली, जिस तरीके से ये केस था, तो यहाँ पे पहले तो इसको एंटरटेन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसके बाद में क्या बोल दिया गया कि देखिए ये एक कहीं ना कहीं पॉलिसी मैटर है, ठीक है। तो पॉलिसी मैटर में अगर हम इंटरफेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो हार्म हो जाएगा। जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसमें जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, इन सबका एक सेपरेट होना चाहिए पावर, तो उसमें इंटरफेरेंस हो जाएगा एक तरीके से कहीं ना कहीं। तो ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर में और लॉ मेकिंग जो अथॉरिटी होती है वो उसका काम होता है किस तरीके से उसको पॉलिसी बनानी है। अगर वो पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो तब चीजें आती हैं निकल के, ठीक है। तो ये इन्होंने यहां से पल्ला झाड़ लिया, इसको पॉलिसी मैटर बोल दिया और बोला कि ये मतलब इस तरीके से ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर का काम है और वो उनको हैंडल करना है कि किस तरीके से उसको हैंडल करके चलना है। इनडायरेक्ट वे में इन्होंने बोला कि आधार कार्ड को मैंडेटरी कर देना अच्छा है,
कहने का मतलब ये है, अगर आप मतलब वही बात हो गई ना, अगर कोई चीज़ आपको बुरी नहीं लग रही, अगर आपको कोई चीज़ बुरी नहीं लग रही है, वो मना नहीं कर रहे हैं आपको बुरी लग रही है, आप साइलेंट है उस पर, इसका तो मतलब आप लोगों को अच्छी लग रही है वो चीज़। तो ये सीधा सा सीधा मतलब होता है। इसीलिए बोला जाता है अगर सोसाइटी में क्राइम हो रहा है और आप लोग उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं क्राइम को। जिस दिन आप उसके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, उस दिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उसी दिन वो रिवोल्यूशन बन जाता है। तो यही चीज़ होती है। तो यहाँ पे अगर कोई किसी के खिलाफ में कोई डिसीजन नहीं देना, तो इसका मतलब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे हो रही है उसको होने दीजिए, ये बात मानी जाती है। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है कि जो विजडम है लेजिस्लेटर की, कि उनको पर्टिकुलर लॉ इनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में जिक्र किया गया है, जबकि ये बोल रहे हैं कि वायलेट किया गया है पे राइट टू इक्वलिटी का और अदर फंडामेंटल राइट्स का। तो आर्ग्यूमेंट जो दिया गया, जो पिटिशन फाइल करने वाले हैं, तो उनके आर्ग्यूमेंट को डिसमिस कर दिया गया है। और ये बोला है कि ये जो लेजिटिमेट इंटरेस्ट मेकिंग क्लासिफिकेशन किस तरीके से पॉलिसी डिसीजन है उसका है, ये इसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये बात बोली गई है। तो ये बोल रहे हैं कि ये अनडिजायरेबल है, अनसेटिस्फाइड आउटकम है, जो कि हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके का डिसीजन निकल के आएगा। अब देखिए किस तरीके से आगे चीज़ें होती हैं, किस तरीके से रीफाइल की जाती है, फिर आगे चीज़ें होती हैं। तो फिर से कुछ आएगा तो डिसीजन को हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। ये आर्टिकल आ गया हम लोगों का फेवरेट आर्टिकल रिलेटेड टू डोनाल्ड ट्रंप। देखिए कितना अच्छा आर्टिकल है, सुनने में भी मजा आएगा और मुझे पढ़ने में भी मजा आया है। इस वाले आर्टिकल को देखिए, ये अनप्रेडिक्टेबल योग्य बोला गया है यहाँ पे, इसको बोला है जल रियायतरा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो अनप्रेडिक्टेबल वॉइस बोला गया है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि प्रेडिक्टेबल नहीं होने वाला है कुछ भी। मतलब पता नहीं क्या बोल देंगे, वो उनके माइंड में क्या है, क्या बोल देंगे, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग में ही वर्ड लिखा है इन्होंने इन्होंने लिखा है कि मोस्ट हैजार्डियस जर्नी, इसको बोला गया है पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लाइफ। अब तक जो नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी जर्नी की है, जहाँ पे भी वो एंजॉय करके आए हैं, सारी चीज़ें आराम से भाषण दे के आए हैं, अब की बार इनको पता चलेगा पाला पड़ा है इनका असली इंसान से, डोनाल्ड ट्रंप से। तो देखिए यहाँ से किस तरीके से अपनी यात्रा करके आते हैं। रिजल्ट ऑफ द विजिट, ये बोला गया कि अनप्रेडिक्टेबल है कोई, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो रात को बोलते हैं मैं ये करूंगा और सुबह को अपनी बात से नाट जाते हैं। किस तरीके से एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसा नहीं है भाई साहब, पूरा एग्जाम्पल से समझाया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, चाइना की करेंसी से रिलेटेड उन्होंने बोला चाइना मैनिपुलेटर है, करेंसी को मैनिपुलेट करता है, अपने यहाँ पे ट्रेड को बढ़ाता है, ओके। पर लेकिन जैसे ही नॉर्थ कोरिया वाला इशू आया कि नॉर्थ कोरिया मिसाइल से चीजें वो कर रहा है, बार बार बोला है मैं मिसाइल ये करूंगा वो करूंगा, तो चाइना ने बोला, तो यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि चाइना कुछ नहीं कर रहा है, चाइना तो हमारा दोस्त है और नॉर्थ कोरिया को टैकल करने में हमारी हेल्प करेगा, ओके। तो यहां पलट गई है। इसके बाद में इशू था रशिया वाला। रशिया वाले इशू पे बार बार पलटते रहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब इनके जो इनके फेडरल एजेंसी वाले जो चीफ भी हैं उसको भी इन्होंने फायर कर दिया था, तो उस वाले इशू पे भी बार बार ये पलटते रहते हैं। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट जो कंट्रियन पे बैन करने की बात आई, बोला मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। जैसे ही ये सऊदी अरेबिया की विजिट पे गए, वहां पे इन्होंने बोला कि यार ये जो टेररिस्ट वाली एक्टिविटी होती है, ये जितने भी इस्लामिक कंट्री है, ये सब मिलकर सॉर्ट आउट कर दो यार ये बोला इन्होंने वहां पे जाके। इसके बाद में अफगान इशू पे इन्होंने बोला अपने इलेक्शन के टाइम पे, मैं इसमें इंटरफेयर करूंगा ही नहीं, मैं इसमें से निकल जाऊंगा, मुझे कोई मतलब ही नहीं है इससे, सीधा सीधा। और जाके वहां पे सबसे बड़ा बम डाल दिया जाके। इसके अलावा नेटो का ले लीजिए, नेटो में इन्होंने बोला कि मुझे नेटो से कोई मतलब ही नहीं है, नेटो जब बनाया गया था यूएसएसआर के खिलाफ बनाया गया था, आज यूएसएसआर नाम की कोई चीज नहीं है, तो क्या मतलब है नेटो का। तो ये बात बोली गई इनके द्वारा। पर लेकिन फिर से बोलने लगे कि नेटो में 2% अपना बजट दो सब वाले जितने भी नेटो की कंट्री है, तो फिर से इस तरीके की बातें निकल के आई। तो ये इनके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो सारे हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने काम किया उतने मैंने डाल दिए यहाँ पे। इसके अलावा ये तो एक्टिविटी हो ही गई है, इसके अलावा दोनों के बीच में और भी फाइट है। क्या है, ये तो बोलते हैं इंडिया फर्स्ट और ये बोलते हैं मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया। ये बोलते हैं ये तो बोलते हैं अमेरिका फर्स्ट, मतलब अमेरिका में आगे काम करो। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं मेक इन इंडिया, इंडिया में आगे काम करो। तो दोनों में यहाँ पे भी एक कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आएगा कि किस तरीके से एक दूसरे की अपोजिट पॉलिसी है ये भी। तो देखिए इस पॉलिसी पे किस तरीके से लड़ाई होती है दोनों की, देखते हैं चल के। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के लिए गुड चांस था अगर देखा जाए। उन्होंने क्या किया, उनके पास में जो आईटी प्रोफेशनल है इंडियन, तो उनको लुभाने का एक अच्छा मौका था, इंडिया के साथ में रिलेशन बनाने का अच्छा मौका था। पर लेकिन उन्होंने उस मौके को भुनाया तो नहीं, उस पर और इम्पोज कर दिया जो H1B वीजा है। और इसको H1B वीजा को नाम याद रखिएगा, नॉन इमिग्रेंट वीजा है, ठीक है। मतलब ये ऐसा वीजा नहीं है कि आप जाके वहां पे रहने लगेंगे अगर वीजा मिल गया, ये ओनली नॉन इमिग्रेंट वीजा है, आपको वहां पे वर्क परमिट करता है ओनली, ओके। इसके अलावा ये क्या चाह रहे हैं, रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इंडियन है उनको अमेरिकन से जॉब में, यूएस आईटी सेक्टर में, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। जो मार्क जुकरबर्ग हैं या फिर जो गूगल वाले हैं या फिर जो भी हैं, कई सारी अच्छी अच्छी कंपनी है, तो सब ने ये बोला है कि ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, इस तरीके के स्टेप मत लो। पर लेकिन अगर इस तरीके के स्टेप ये लेना भी चाहते हैं तो 6 से 7 साल लग जाएंगे रिप्लेस करने में ऑल इंडियन को। ये उसी तरीके से जिस तरीके से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट नहीं है उसमें से निकलते निकलते 4 साल लग जाएंगे, तो इसी तरीके से यहाँ पे तो ये अपना जो तैयार कर
कर रहे हैं, ग्राउंड तैयार कर रहे हैं नेक्स्ट वाले इलेक्शन का, इसीलिए इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं। 4 साल यहाँ पे होते हैं, तो 4 साल इनके निपटते ही जब नेक्स्ट वाले इलेक्शन हो गए तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद में इनके हाथ में इशू होगा कि ये देखो मैं पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल गया, ये देखो मैंने सारे इंडियन को यहाँ से हटा दिया। तो इस तरीके के इशू ये डिस्कस मतलब पहले अपने हाथ में ऐसे इशू रखना चाहते हैं जिससे कि उस टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम होने लगे तो इनको इलेक्शन लड़ने में आसानी रहे। ये माना जा रहा है, कुछ प्रेडिक्शन है इस तरीके का। जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उससे भी अगर देखा जाए तो इंडिया ओनली मनी के लिए यहाँ पे काम कर रही है, ये इन्होंने बोला। चाइना को भी इन्होंने खूब क्रिटिसाइज किया लग के वहाँ पे, जितना इनके द्वारा किया जा सकता था। ये सारी एक साइड में चीज़ें हो गई, तो बहुत सारे हर्डल आएंगे सामने मोदी जी के, तो देखिए किस तरीके से ये हर्डल को पार करके अपनी विजिट को सफल बनाते हैं। इसके अलावा जापान के साथ में भी जो इनका अच्छा संबंध नहीं रहा है, फ्रांस के साथ में भी इनका अच्छा संबंध नहीं रहा है। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे हैं, उनको भी बोल दिया यार अपनी देखभाल खुद करो, हम क्यों आपकी देखभाल करें। मतलब जब से जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे बम डाले गए थे तब से लेके आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि यूएसए ने बोला है कि आपको अपनी फोर्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई आप पे अटैक करता है तो हम पे अटैक माना जाएगा, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अपने सपोर्ट खुद, अपना रक्षा खुद करो, हम क्यों करें आपकी रक्षा, हम क्यों अपना पैसा बर्बाद करें। बिजनेसमैन है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखते हैं। फ्रांस के साथ भी कुछ ऐसी एक्टिविटी इनकी हुई है, तो वहाँ से दोनों साइड में इनके रिलेशन जो है वो खटास में पड़ गए हैं, ठीक है। पर लेकिन ये सारी चीज़ों को देखते हुए अब बोला जा रहा है कि फिर जब कोई भी बात नहीं है, बात करने की कोई बात ही नहीं दिख रही, तो बात कहाँ पे की जाए। तो ये थोड़ा सजेशन भी देते हैं। सजेशन क्या देते हैं, पेरिस एग्रीमेंट पे यूएस से बाहर निकल गया है, और मोदी जी भी इससे कोई अच्छे खासे खुश नहीं थे पेरिस एग्रीमेंट से। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी तो टाइम आया अपने आप को अच्छे से डेवलप करने का, अपनी एनर्जी सेक्टर को अच्छे से बढ़ाने का, अपनी जो नीड है उनको अच्छे से करने का, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत से गाँव में बिजली नहीं पहुँचती है, मतलब फैसिलिटी अच्छी तरीके से अवेलेबल नहीं है। तो मोदी जी भी अगर ढंग से देखा जाए वो खुश नहीं थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था कि रीनेगोशिएट कर लो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को, कि जितनी ये मतलब चीज़ें बाइंड इम्पोज की जा रही है उनको थोड़ा सा रीनेगोशिएट कर लो। पर जो एग्रीमेंट करता धरता है उन्होंने मना कर दिया था, ठीक है, सारी कंट्री उससे मना कर गई। तो यहाँ से ये बोल रहे हैं कि उनसे बात करने का सही तरीका है कि फिर से बात उठाई जाए कि पेरिस एग्रीमेंट है उसको रीनेगोशिएट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए हमको जितनी एनर्जी की जरूरत है, एक तो दो बात हो सकती है, एक तो उसको रीनेगोशिएट कर दिया जाए, और दूसरा तब तक उसको रेक्टिफाई न करने की बात भी बोली जा रही थी कि जब तक हमको न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एनएसजी में पार्टिसिपेट न किया जाए, जो उसमें हमारी एंट्री बैन कौन कर रहा था, चाइना। तो ये भी आर्गुमेंट यहां पे दिया जा सकता है कि अनलेस कि यहां पे चीजें न्यूक्लियर सप्लायर एनर्जी को हम ढंग से बढ़ावा न दी जाए, तब तक यही बात चल रही है कि किस तरीके से हम टैकल करके चलेंगे इसको। तो ये मतलब अपना ये आर्गुमेंट रख सकते हैं, इनके पास भी एक पॉजिटिव चीज है, ठीक है। पर फिर भी देखिए ये एक मोस्ट डिफिकल्ट यात्रा इनकी मानी जाएगी जो भी है। तो देखिए किस तरीके से चीजों को टैकल करते हैं, वो बाद में बात बोली जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आर्टिकल डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरीके से आज की डेट में जो ह्यूमन के जो अवशेष पाए जाते हैं उससे पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आदमी कितने दिनों से धरती पर पैदा हुआ और धरती पर रह रहा है। तो ये माना जा रहा था कि 10,000 ऑफ ईयर से आदमी यहाँ पे रह रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ें निकल के आ रही हैं। मोरक्को में भी कुछ फॉसिल फोल पाए गए थे और जगह जगह इसी तरीके के पाए जाते हैं। तो अभी जो माना जा रहा है कि लगभग 3 लाख ईयर तक की आदमी की जो यहाँ पे डेट मानी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मोरक्को में देखिए, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, मोरक्को यहाँ पे है, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वाला यहाँ पे मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, ये वेस्टर्न सहारा हो गया। देखिए जिस तरीके से मैंने बताया था ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग कई बार इसको डिस्कस कर चुके थे। तो आया ना क्वेश्चन मैप में, वहीं से निकल के। तो आप लोग थोड़ा सा मैप पे ध्यान देके चीज़ चलिए, तो मतलब चीज़ें ढंग से कर पाएंगे। और काफ़ी बंदों के SMS भी आए हैं कि काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। देखिए न्यूज़पेपर डिस्कशन अगर ढंग से चलते रहेंगे तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जाम टैकल कर ले जाओगे आराम से। पर थोड़ा सा फोकस दे के चला करो। तो यहाँ पे कैपिटल जो है वो रबात है, और जो यहाँ पे करेंसी है वो मोरक्कियन दिरहम है, ठीक है। तो ये इसकी हो गई। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी और ये सब चीज़ें, तो अल्जीरिया, ये सब चीज़ें, वेस्टर्न सहारा डेजर्ट, ओके। तो डेजर्ट का यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे हो गया कैनरी आइलैंड, स्पेन का है ये, ओके। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि किस तरीके से उस पर रिसर्च कर रही है, डिस्कवरी कर रही है। और मतलब आज के डेट में ये माना जा रहा है, जितना पहले माना जाता था कितने पुराने ह्यूमन आदमी हैं पैदा हुए हैं, इतना पुराना अवशेष है, पर लेकिन अब उससे भी पुराने निकल के आ रहे हैं। तो एक फिर से उसको मतलब रीराइट किया जा सकता है कि और भी पुरानी है जो आदमी यहाँ पे पैदा हो चुके हैं बहुत पहले से। तो उसी के बारे में आर्टिकल थोड़ा डिस्कस किया गया है। पेज फर्स्ट पर ये न्यूज़ है, बीजेपी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट और ये हमारे फ्यूचर प्रेसिडेंट हो सकते हैं, इनका नाम है रामनाथ कोविंद जी। तो इनको बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है, ठीक है। तो ये फिलहाल अभी बिहार के गवर्नर हैं। तो यहाँ पे जो बिहार के गवर्नर है, तो सबसे बड़ी बात है, बोला जा रहा है कि जैसे कि दलित एरिया से आते हैं, जो मायावती जी हैं उन्होंने बोला है कि मैं इनको सपोर्ट करूंगी, अगर इनके अलावा कोई और दलित आदमी नहीं आता है तो इनसे अच्छा। इसके अलावा कई सारी पार्टी ने बोला है, बिहार में भी इनको बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। और देखिए बहुत सारी पार्टी और भी सपोर्ट करी, तो आने वाले टाइम में ये माना जा रहा है कि ये प्रेसिडेंट बन जाएंगे, क्योंकि एक जो गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है नाम, तो खासकर वो भी चीज़ें देखी जा रही है।
तो यहाँ पे ये इनकी थोड़ी हिस्ट्री दे रखी है अभी हल्की सी, तो उसके बारे में अभी ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। देखिए जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे, जब चीज़ों को देखा जाएगा, अभी कुछ पता नहीं है, तो बस थोड़ा सा अभी नाम याद रखिए। अभी डे बाय डे में जब तक इलेक्शन होने जाते हैं, अभी 1 महीने तक लगभग ऐसे ही चलेगा जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं, तो देखते रहिए क्या क्या एक्टिविटी निकल के आती है, उसी तरीके से हम चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। ये वाला आर्टिकल देखिए बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, पेज फर्स्ट पे भी है और पेज 10 पर भी है। वाइड पावर फॉर एंटी प्रॉफिटेरिंग बॉडी, मतलब जिस तरीके से एंटी प्रॉफिटिंग क्या होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जिस तरीके से मान लीजिए चीनी के प्राइस या फिर दूध के प्राइस ले लीजिए, वो मार्केट में, चलिए दूध का ले लीजिए, मान लीजिए दूध का जो आज की डेट में फुल क्रीम आ रहा है मदर डेयरी का 24 आ रहा है, ठीक है, तो 24 आ रहा है, तो मान लीजिए मदर डेयरी ने उसके प्राइस घटा दिया, उसको घटा के उन्होंने 20 रुपये कर दिया, तो 20 रुपये उन्होंने तो घटा दिया, पर लेकिन जो यहाँ पे आदमी है, जो यहाँ पे लेने आते हैं कस्टमर हैं, उन पे प्राइस वो घटाए नहीं गए, मतलब वो क्या कर रहे हैं, उसको 24 का ही बेच रहे हैं। हालांकि इस पे तो प्रिंट रहता है प्राइस, लेकिन अगर चीनी का एग्जांपल लें हम यहाँ पे, चीनी का प्राइस अगर घटा के इन्होंने 50 से अगर घटा के इन्होंने 30 कर दिया, 30 करने के बाद में अगर मार्केट में उसको फिर भी 50 का ही बेचा जा रहा है, तो ये होता है, इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरीके से जीएसटी निकल के आ रहा है, तो बहुत सारे रेट इधर उधर हुए हैं, बहुत सारे टैक्स इधर उधर हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के प्राइस है वो घटेंगे और बढ़ेंगे। तो उन सब चीज़ों को देखभाल करने के लिए एंटी प्रॉफिटिंग बॉडी बनाने की बात प्रपोज की गई है इसमें जीएसटी काउंसिल के द्वारा, ठीक है। तो संडे को इसको फाइनलाइज भी कर दिया। तो इसको पावर क्या क्या दी गई ये आप लोगों को याद रखनी है। तो टू ऑर्डर टू रिड्यूस द प्राइस, तो जो अगर कोई प्राइस रिड्यूस नहीं कर रहा है तो उसको प्राइस रिड्यूस करने के लिए बोला जाएगा, पेनल्टी भी इंपोज कर सकती है ये बॉडी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं किसी भी कंपनी का, अगर कोई इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है कि टैक्स में रिडक्शन होने के बाद भी वो कंज्यूमर तक उसको टैक्स को नहीं पहुंचा पा रहा है। तो इस तरीके की बातें भी की गई है यहाँ पे, तो याद रखिएगा आप इसको, ये काफी अच्छी इंपॉर्टेंट बॉडी हो सकती है, खासकर इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी के। ओके, तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। आइए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को नाम याद रखना है इनका। तो पेज 2 पर न्यूज़ है, रामकृष्ण मिशन के जो प्रेसिडेंट थे, इनका नाम है स्वामी आत्मार्थंडान जी। तो ये क्या हुए हैं, ये एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है। तो ये देखिए बोर्न हुए थे ये बांग्लादेश में, जो कि ढाका में, जो कि बांग्लादेश में है, और ये 2007 से प्रेसिडेंट थे, 15th प्रेसिडेंट थे। तो जो रामकृष्ण मिशन है ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था और कब स्टार्ट किया गया था, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, खासकर जब ये चीफ थे, देखिए लगभग 2007 से थे और काफ़ी टाइम हो गया, 10 साल से थे लगभग चीफ, तो एक्सपायर हो गए, अब नए बनेंगे। 15th चीफ थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल था इनसे रिलेटेड। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए ये वाला आर्टिकल भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, खासकर वेस्टर्न घाट की जब बात आती है। जिस तरीके से मैंने वेस्टर्न घाट के बारे में आप लोगों को खासकर दिखा के जिक्र कर चुका था कई बार, ये देखिए यहाँ तक का वेस्टर्न घाट, अब क्वेश्चन आया होता कि वेस्टर्न घाट कितने स्टेट में रहता है, तो 5 स्टेट में बोला गया था, जबकि ये 6 स्टेट में यहाँ पर अगर देखा जाए, मतलब किस किस में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु में, वहाँ पे बोला गया था 5 स्टेट। तो क्वेश्चन सारे डायरेक्ट थे यहीं से, अगर देखा जाए तो मैप के, तो क्वेश्चन सारे आप लोग कम से कम कवर कर ही सकते थे। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे थे सारे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो ये बोला गया है कि मतलब जो मेंढक है उनकी जाति पाई गई है वेस्टर्न घाट में, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में जाति पाई गई है, नई जाति जो पाई गई है। तो फर्स्ट जो न्यूज आई ये बोला गया है, ये अस्थामलाई हिल, साउथ केरला। तो ये अस्थामलाई हिल आप लोगों को याद रखना है। तो जो फर्स्ट स्पीसीज पाई गई है वो वहाँ पे पाई गई है। तो ये बोला गया है कि ये सीरियस थ्रेट ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे काफ़ी हार्म होती है। क्यों? क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज के काफ़ी सेंसिटिव है और क्लाइमेट जो एक्टिविटी है उनमें आदमी का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो आप लोगों को याद रखना है ये। तो ये मतलब मेंढक जो 4 जाति नहीं पाई गई हैं वेस्टर्न घाट में, ओके। खासकर अस्थामलाई हिल जो केरला में पाई जाती हैं, इस तरीके से आ जाती हैं, तो उनको याद रखा करिए जो पहाड़ियों के नाम आ जाते हैं। इसके अलावा देखिए पेज 7 पर ये पेज 7 पर डिस्कस किया गया है, ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसने बोला है जो बीसीसीआई है, जो क्रिकेट की कंट्रोल बॉडी है, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया, क्रिकेट इन इंडिया, तो बीसीसीआई इसको बोला जाता है। तो इसको बोला गया कि आरटीआई के एम्बिट में लाने की कोशिश की जाए, आरटीआई के अंडर में इसको लेके आओ, ओके। तो ये बार बार आरटीआई में आने से मना कर देते हैं। तो इसको बोला गया कि ये एक पब्लिक ऑथोरिटी की तरह इसको एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि मतलब स्पोर्ट मिनिस्टर ने भी बोला है 2000 तो जो लोकसभा में 2012 में कि बीसीसीआई जो है नेशनल स्पोर्टिंग ऑथोरिटी है फेडरेशन ऑफ क्रिकेट की, जो कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज जो टैक्स का एक्सेप्ट, जो टैक्स नहीं मतलब फंड की मतलब टैक्स के रूप में जो कंसेशन मिलता है इसको, तो इसलिए इसको इसके अंडर लेके आओ, ओके। पर लेकिन ये बात तब तक नहीं चल पा रही। तो बोला किसको गया है, जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर है आज की डेट में, इसको ये एडमिनिस्ट्रेटर कमेटी लेके चल रही है सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन के ऊपर। लोधा कमेटी ने रिकमेंडेशन की थी। इस कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के हेड कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, उनका नाम बताइए। और जो आज की डेट में चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उनका नाम बताइए। तो देखिए जो बॉडी है, देखिए अगर कई बार आप लोगों से पूछा जाए कि ये बॉडी कब फॉर्म की गई है, तो अगर आपको आरटीआई के बारे में पता है, आरटीआई के हिसाब से चलती है। आरटीआई के बारे में अगर आपको पता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में पारित किया गया था।
तो ये भी कहीं ना कहीं उसके आसपास ही होगी। तो अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि 2000 में दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2010, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसी तरीके से 2015, तो आप लोग आसपास का मतलब आइडिया लगा सकते हैं जो आप लोगों को पता है। तो इस तरीके से कनेक्शन बनाना सीखो मतलब चीज़ों में, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ओके, इसके अलावा डेटा पॉइंट पे ये न्यूज़ है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इंडिया अबाउट 10% ऑफ पॉपुलेशन अबाउट 80% ईयर एज इज स्टिल इंगेजिंग इन वर्क। जिस तरीके से बोला जाता है ना कि 60 की उम्र हो गई बस अब काम नहीं करना है, पर लेकिन 10% पॉपुलेशन को बोला गया कि 80% से भी ज़्यादा उम्र के होने के बाद भी वो मतलब इंगेज है। तो यहाँ में सबसे ऊपर बिहार है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो तीनों स्टेट ये आ गए। तो कम से कम ऊपर वाले तो 3 याद रख ही लेना, नीचे फिर इस तरीके से घटते हुए जा रहे हैं सारे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मतलब एनालिसिस मिलता है इस तरीके के पॉइंट। आप लोग अगर कहीं पे सोसाइटी से रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी स्कीम से रिलेटेड कोई पॉइंट अगर आंसर में लिख रहे हैं तो इस तरीके के पॉइंट आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो इस तरीके के पॉइंट आप लोगों के माइंड में होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वाला आर्टिकल पेज 10 पे न्यूज़ है, देखिए गुजरात बिजनेसमैन जीएसटी से रिलेटेड काफ़ी खफा हो गए हैं। तो एक तो जो डायमंड कटिंग इंडस्ट्री है, डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग वाली इंडस्ट्री है, और दूसरी क्या टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री है। देखिए ये बोला जा रहा है कि अब तक जो टेक्सटाइल वाली इंडस्ट्री वाले आदमी थे वो अब तक ना तो उन पर सेल टैक्स लग रहा था ना उन पर वैट लग रहा था 1957 से लेके। तो 5% जीएसटी में इम्पोज कर दिया यार्न पे और जो फैब्रिक वगैरह होता है उन पे। तो इससे क्लोथ्स जो है वो और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। वैसे ही हमारी क्लोथ्स की इंडस्ट्री जो हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किया था वो कंपटीशन फेस कर रही है वियतनाम और बांग्लादेश से। क्यों? चाइना वहाँ से निकल रही है, वो चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस की थी। तो अगर इंपोज करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी, इसके द्वारा इंस्पेक्टर राज आ जाएगा, मतलब जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो पैसे लेंगे और चीज़ों को साइड में करेंगे, तो वो फिर से इंस्पेक्टर राज आ जाएगा। इसी तरीके से डायमंड कटिंग इंडस्ट्री पे अब तक कोई नहीं था टैक्स, इस तरीके से 3% टैक्स लगाने की यहाँ पे बात की गई है पॉलिशिंग वाले पे। तो इसको भी लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें नहीं कीजिए। देखिए न्यूज़पेपर का डेली सुन रहे हैं ना, तो आप लोगों को ये आराम से चीज़ें भी याद हो जाएंगी, कहाँ पे कितना टैक्स है, वो चीज़ें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेली 1-2 इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं न्यूज़ डिस्कशन में। इसके अलावा पेज 10 पर न्यूज़ है टाटा, जो टाटा वो मेक करने जा रही है F-16 इन इंडिया, मतलब मेक इन इंडिया के तहत ये F-16 बनाने जा रही है। ये सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो रिप्लेस करेगा मिग, ये मिग को रिप्लेस करेगा जो कि रशिया का है, आप लोगों को याद रखना है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी फायदा पहुंचाएगा। ओके, तो किसके साथ में हम लोग मिलकर काम करना जा रहे हैं तो ये है लॉकहेड मार्टिन कंपनी है यूएसए की, इसके साथ में वो टाटा दोनों मिलकर काम करने जा रहे हैं। 4 सेगमेंट पे वर्क करेंगे, सबमरीन जो कि पनडुब्बी होती है, सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर पे, और आर्मर जो कैरियर होते हैं, जो टैंक वगैरह होते हैं, या फिर जो वो नहीं होते बसें होती हैं जो बड़ी बड़ी सी, जिनके अंदर अगर बैठ जाए उसके ऊपर बम भी फेंका जाए तो असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उस तरीके की बसें बनाने की चीज़, तो 4 चीज़ें बनाई जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं देख लीजिए हो गया, सीधा सीधा डिफेंस को खोल दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो मेक इन इंडिया में काम करेगा ये। तो लगभग डील जो है वो 100+ फाइटर एयरक्राफ्ट एस्टिमेट बनाने की बात चली, जो वर्थ है उसकी 60,000 करोड़ की आएगी लगभग। तो याद रखिएगा जो वेंचर है किसके साथ में, जॉइंट वेंचर यूएसए की कंपनी के, ठीक है ना, लॉकहीड कंपनी यूएसए की और टाटा का जॉइंट वेंचर है यहाँ पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंडिया अफगानिस्तान का फर्स्ट एयर फ्लाइट रूट जो स्टार्ट कर दिया गया है, ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में अगर देख लीजिए तो अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, तो कहीं से भी जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो अब एयर के थ्रू इनको कनेक्ट किया जाएगा। ओके, तो एयर के थ्रू इनको कनेक्ट किया जाएगा। तो फर्स्ट काबुल दिल्ली की बात चली है, डायमेंशन बायलैटरल रिलेशन भी बढ़ेंगे, इससे कॉरिडोर मिल गया जो कि एयर स्पेस और पाकिस्तान से होता हुआ जाएगा कार्गो, ठीक है ना। तो काफ़ी टाइम काफ़ी वो मिल जाएगा इनको जो प्लानिंग करने में, मतलब जो खासकर ये पहले तो याद रखिए 2016 में इसको लॉन्च, मतलब इसको वो किया गया था, सजेस्ट किया गया था। इसके अलावा लैंडलॉक कंट्री है, तो जो वहाँ के अफगानिस्तान के जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी और इनको ऐसी चीज़ मिल जाएगी इंडियन मार्केट की, जिससे जो इंडियन मार्केट आज की डेट में जो ग्रोथ के लेवल पर चल रही है तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनको काफ़ी फायदा होगा। तो ये भी बातें बोली जा रही हैं। इसके अलावा देखिए जो कुछ न्यूज़ें आती हैं, मैं सोच रहा हूँ उनकी 1 पॉइंट में डाल दिया करूँ, जो कि ज़्यादा लंबी तो नहीं रहती है, थोड़ी बहुत जो न्यूज़ें रहती हैं जिससे कि आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं। तो पेज 13 पर न्यूज़ है, सार्क के बारे में जिक्र किया गया है कि इसकी मीटिंग होने वाली है, जो स्टार्टअप है सार्क की उसकी मीटिंग होने वाली है अभी, तो उसके बारे में जिक्र किया गया है, स्टार्टअप सार्क मीटिंग लेटर दिस ईयर। तो जो हमारी जो निर्मला जी हैं जो कॉमर्स मिनिस्ट्री हैं, तो वो उसमें बोल रही हैं कि देखिए किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं और सब मिलके काम करने का फिर से एक मौका मिलेगा, खासकर पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करेगा, तो देखिए किस तरीके से चीज़ें होती हैं। पेज 13 पर न्यूज़ है, ये शशि शंकर जी नेक्स्ट ONG के चीफ बनाए गए हैं, फाइनलाइज किया गया इनको अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा, जिसको हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये भी छोटी छोटी मगर मोटी बातें हो गई।
इसके अलावा मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा था मैंने, जो जर्मनी का यूनिफॉर्म किसने किया था, तो ये बिस्मार्क है। इंडिया का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल जी को बोला जाता है, इंडिया का बिस्मार्क बोला जाता है, इन्होंने इंडिया को यूनिफाइड किया था। तो याद रखिएगा, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। इसके अलावा जो मैंने पूछे थे न्यूटन्स के जो लॉ हैं, वो 3 लॉ मैंने पूछा था आप लोगों से, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ठीक है। तो इसके बारे में जो हम लोगों ने पूछा था, देखिए फर्स्ट लॉ जो है, जब तक कोई बॉडी रेस्ट में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगा दिया जाता है, ठीक है, और जब उस पर फोर्स लगा दिया जाए तो फिर चलनी स्टार्ट हो जाती है। और चल यहाँ पे मतलब देखिए, तो इनर्शिया का वर्क ला वर्क करता है यहाँ पे, कि जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे, तब तक अगर मतलब फिर से समझिए इसको, फिर से बोलता हूँ, अगर कोई बॉडी रेस्ट है तो रेस्ट ही रहेगी, और चलती है तो चलती ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। दूसरा ये आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं इसको, F इक्वल टू एम ए, एफ यहाँ पे फोर्स हो गया, ये मास हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो ये इसको याद रख सकते हैं, डायरेक्ट F इक्वल टू एम ए, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। इस पर क्या होता है, जैसे बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, तो बंदूक से गोली आगे को जाती है, हाथ पे पीछे को झटका लगता है। तो इस तरीके से अगर किसी बॉडी पे मतलब किसी को अगर हम आगे को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं किसी पत्थर को अपने हाथ से, तो पत्थर भी हम पर इतना ही अपोज में डायरेक्शन में बल लगाता है, तो इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला ला भी आप लोगों को याद रखना है। तीनों ला काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है इसी बार का जो प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि राइट टू वोट, ठीक है ना, टू बी इलेक्टेड इन इंडिया किस तरीके का राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, या फिर लीगल राइट है। ओके, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया था, ELISA ये किस चीज़ से कनेक्टेड है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन है, एक मेंस का क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को उसका भी आंसर देना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।